हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो समझने से पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम कहां पे यूज होता है। जैसे कि यहां पे एक सर्किट डायग्राम बना के रखा है और हम बोल देंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब ये सर्किट डायग्राम में आपको अगर R3 रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? आप केवीएल केसीएल लगाओगे, दो लूप कंसीडर करोगे, बाद में दो इक्वेशंस आएंगे उसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि R3 रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है, अगर R3 की जगह पे मैं कोई दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे R4 लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस कुछ अलग हो तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो लूप कंसीडर करने पड़ेंगे, दो इक्वेशंस आएंगे उसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको मालूम चलेगा कि R4 रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि ये थोड़ी बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो ये नॉर्टन्स थ्योरम आपको एक शॉर्टकट देता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम का यूज क्या हो गया बच्चों के? नॉर्टन्स थ्योरम से हम बहुत ही आसानी से कोई भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई कहां पे यूज होता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्टन्स थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। आपको बच्चों पता है थेवेनिन्स थ्योरम भी इसी यहां पे ही यूज होता है। जैसे कि कोई भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर फाइंड करना है तो आप थेवेनिन्स थ्योरम यूज करते हो और नॉर्टन थ्योरम भी आप यूज करते हो। तो डिफरेंस क्या है दोनों थ्योरम के बीच में? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो हमेशा वोल्टेज सोर्स के लिए यूज होता है और ये जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो हमेशा करंट सोर्स के लिए यूज होता है। यानी थेवेनिन्स थ्योरम वोल्टेज सोर्स के लिए बनाया गया है और नॉर्टन्स थ्योरम करंट सोर्स के लिए बनाया गया है। तो ये सारी बात हो गई डिफरेंस की और यूज की। अब हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज नॉर्टन्स थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 ले लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम में। तो नॉर्टन थ्योरम ऐसा बोलता है कि जिस रेजिस्टेंस में से आपको कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उस रेजिस्टेंस को आप RL बोल दो। उसको क्या बोल दो? RL बोल दो। जैसे कि अगर मेरे को R3 में से कितना रेजिस्टेंस R3 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? RL बोल दूंगा। यानी कि यहां पे मैं लिख लूंगा RL। ठीक है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको आप बोल दो IL। तो यहां पे मैं लिख लूंगा IL। सो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर मेरे को R2 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू ढूंढना है तो मैं R2 को क्या बोल दूंगा? RL यानी लोड रेजिस्टेंस, और उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IL, जितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू अगर मेरे को ढूंढना है तो मैं ये R को क्या बोल दूंगा? RL लोड रेजिस्टेंस, और उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IL, जितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? थेवेनिन्स थ्योरम में ऐसा लिखा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है वो वोल्टेज सोर्सेज को आपको एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फिलहाल तो एक ही वोल्टेज सोर्स है। आपकी एग्जाम में भी 99% केसेस में एक ही वोल्टेज सोर्स आता है, इसलिए हम एक ही वोल्टेज सोर्स पकड़ के समझेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो। और वो इक्विवेलेंट करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करो? IN से। IN यानी क्या बच्चों? IN यानी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, थर्ड पॉइंट की ओर जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें जितने भी आपके रेजिस्टेंस हो वो रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो और उसको बोल दो RN। RN यानी क्या? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको अगर पता हो तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम इसको VTH बोलते थे और इसको RTH बोलते थे, याद हो तो। अच्छा, और लास्ट
पॉइंट क्या है इस थियरम का कि जो भी इक्विवेलेंट नॉर्टन्स करंट सोर्स है और इक्विवेलेंट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है वो दोनों को आप बच्चों पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में थेवेनिन्स थ्योरम में क्या था, सीरीज में कनेक्ट करते थे वीटीएच और आरटीएच को, और यहां पे कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब ये 4 स्टेप को हम कंबाइन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दी गई है तो मैं यहां से ऐसे बना दूं डॉटेड लाइन से, सपोज ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है। अच्छा उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है जितने भी वोल्टेज सोर्स हो उसको तो आप एक करंट सोर्स में बना दो। तो यहां पे मैं बना दूं, ये मेरा हो गया एक करंट सोर्स, मैं इसको बोल दूंगा क्या, सॉरी करंट सोर्स का सिंबल आपको पता ही है, ऐसा है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट सपोज ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे एरो बना दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है कर दिया। दूसरा क्या बोलता है, जितने भी रेजिस्टेंस है उसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, तो मैं यहां पे बना दूंगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है, जो आई एन और आर एल है दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो यानी इस तरीके से, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है, आई एन और आर एल पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अच्छा बाकी क्या बचा, बाकी बचा टर्मिनल ए और बी, जहां पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, जहां पे हम ये अपना, यहां पे एरो नहीं बताना है आपको, यहां पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, यहां पे हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट थी, ये पूरी कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसको हमने एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है। और हमें क्या ढूंढना है, हमें आरएल में से कितना करंट यानी कि आईएल, आरएल में से कितना करंट यानी कि आईएल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आपको आरएल का वैल्यू ढूंढना, आईएल का वैल्यू ढूंढना है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, आप यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा लोगे। अब बात मेरी सुनो कि आपके सिलेबस में करंट डिवाइडर रूल का डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन ही याद रखना है। अच्छा तो उसका इक्वेशन में मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे करंट डिवाइड रूल ऐसा बोलता है कि जो आपका करंट है, कितना करंट आपका जा रहा है वो अगर आपको ढूंढना है तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन में कि टोटल करंट मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो आई एल इज इक्वल्स टू टोटल करंट, टोटल करंट कितना है सर्किट में, जो करंट सोर्स की वजह से जो करंट है टोटल आई एन जितना है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यानी कि हमें तो ये आरएल में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो ये जो आरएल है उसके ऑपोजिट ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, आर एन, तो ये हम लिखेंगे यहां पे आर एन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। अब ऐसी गलती मत करना कि ये दोनों पैरेलल में है, नहीं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस यानी दिस प्लस दैट, तो यहां पर मैं लिख लूंगा आर एन प्लस आर एल। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, कौन सा, लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। आप कोई भी न्यूमेरिकल ये इक्वेशन रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आरएल जो है ये है लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि कभी समझो कि यहाँ पे एक ये ए और बी जो टर्मिनल है ये सपोज अभी नहीं है, ये और बी टर्मिनल है, एक सॉकेट है। अब जब आप अंदर एक पिन लगाओगे, जैसे कि फैन कनेक्ट कर दिया तो लोड रेजिस्टेंस कुछ है, बाद में एसी लगा दिया तो लोड रेजिस्टेंस कुछ बदल गया, फिर बल्ब लगा दिया तो लोड रेजिस्टेंस कुछ बदल गया। यानी कि बच्चों आरएल का वैल्यू वेरिएबल है, जो हमेशा आपको एग्जाम में दिया होगा, हमेशा आरएल का वैल्यू आपको दिया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आई एन और आर एन की, बस ये 2 ही अननोन है, आई एन और आर एन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आई एन का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, आर एन का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, दोनों वैल्यू ढूंढ के इसमें रखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आई एल का। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए सर्टेन स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सिर्फ 2 ही स्टेप है। आई एन फाइंड करने के लिए एक स्टेप,
और Rn फाइंड करने के लिए एक स्टेप। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख लू स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे हम? टू फाइंड नॉर्टन्स करंट सोर्स IN, बाद में Rn ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको ये जो सर्किट डायग्राम एग्जाम में ओरिजिनल दिया रखा है उसमें आप क्या करोगे? रिमूव लोड रेजिस्टेंस RL एंड शॉर्ट सर्किट इट, यानी कि ये जो RL है उसको रिमूव कर देना है और शॉर्ट सर्किट करना है। यानी ये जो दो पॉइंट है, AB पॉइंट है, ये भी जो AB पॉइंट है उसको एक वायर से कनेक्ट कर देना है। कैसे देखते हैं? जैसे कि यहां पे मैं बना दूं, यहां पे क्या है? एक तो है ये हमारा पोटेंशियल या बैटरी बोल दो, बाद में ये एक आ गया R1 रेजिस्टेंस, बाद में यहां से बना दूं मैं ये कौन सा? R2 रेजिस्टेंस। और मैंने क्या बोला? लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है? निकाल देना है। निकाल दो, लोड रेजिस्टेंस को निकाल दो साइड पे, और बाद में जो A और B पॉइंट है, ये A और B पॉइंट है उसको किससे कनेक्ट कर दो? एक सीधे साधे वायर से कनेक्ट कर दो। जहां पे वायर है यानी रेजिस्टेंस अब नहीं है, यानी कि यहां पे कितना रेजिस्टेंस है? A B के बीच में 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या किया? लोड रेजिस्टेंस को निकाल दिया और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी A और B दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ चिपका दिया या वायर लेके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहां से हमको क्या मिलेगा? IL का वैल्यू मिलेगा। कैसे? ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। V क्या है? पोटेंशियल E है। अच्छा, I क्या है? हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है IN। ठीक है, इक्विवेलेंट अपना नॉर्टन्स करंट सोर्स। तो मैं लिख लो IN, ठीक, और मल्टीप्लाई विथ R। अब R इसमें से कौन सा लेंगे? तो आप बोलोगे सर R इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, अच्छा, हमको चाहिए IN, तो बनाओ सब्जेक्ट IN को। IN बराबर E डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो IN बराबर E डिवाइडेड बाय, अब इक्विवेलेंट यानी क्या होगा? यहां से कुछ करंट गया, यहां से गया, यहां करंट डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ऐसी गलती मत करना। यहां पे बच्चों कोई करंट जाने वाला नहीं है। यहां पे क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि ये जो ब्रांच AB है यहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस है? 0 रेजिस्टेंस है। तो करंट हमेशा कौन सा पाथ ढूंढता है? जहां पे कुछ रेजिस्टेंस ना हो, ताकि करंट आसानी से पास हो जाए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ब्लॉकेज है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ करंट का मोशन ऑपोज हो रहा है, तो ये करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे सीधा 0 रेजिस्टेंस पे से निकलेगा और लौट के वापस बैटरी में आ जाएगा। यानी कि ये R2 रेजिस्टेंस में से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा, यानी कि ये R2 रेजिस्टेंस तो पिक्चर में है ही नहीं। इसका मतलब ये जो R1 है वही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूं आपको। तो ये हो गया हमारा IN, नॉर्टन्स करंट सोर्स या नॉर्टन्स करंट, E डिवाइडेड बाय R1। अब बच्चों E का वैल्यू तो एग्जाम में देके रखा होगा, ये R1 का वैल्यू भी एग्जाम में देके रखा होगा, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? IN का वैल्यू मिल जाएगा। वही IN का वैल्यू इधर रख दोगे। RL का वैल्यू तो देके रखा है, अब बचा कौन सा? RN। तो बस हम RN का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो RN की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। क्या लिखता हूं? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या लिखेंगे? फाइंड इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस RN। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो बैटरी है इसको रिमूव कर देंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं, रिमूव बैटरी ऑफ E पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, रिमूव करने के बाद उसको क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी कि इसको रिमूव कर दिया, बाद में दोनों टर्मिनल ये जो थे उसको ज्वाइन कर दिया। शॉर्ट सर्किट देखते हैं कैसे। और बाद में क्या करेंगे? ऑल्सो ये जो A और B टर्मिनल है ना, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ऑल्सो मेक A एंड B टर्मिनल एज ओपन सर्किट। ठीक है, दो चीज करनी है। तो पहली चीज करते हैं, पहले क्या करेंगे? रिमूव बैटरी, तो बैटरी रिमूव कर दी, बाद में शॉर्ट सर्किट, बैटरी निकाल दी, और ये दो वायर है उसके बीच में एक वायर लगा दिया, दूसरा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, ये बैटरी रिमूव हो गई, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे कितना करंट बच्चों? R1। और आगे बढ़ो, यहाँ पे R2, और ये नीचे कुछ नहीं है तो जाने दो। और ये जो बच्चों A और B टर्मिनल है, A और
बी टर्मिनल, इसको क्या कर दो, मेक ए एंड बी टर्मिनल एज ओपन, ओपन कर दो। और हर एक न्यूमेरिकल में स्टेप 2 में आप कहां से देखोगे, आप यहां से देखोगे हर एक न्यूमेरिकल में, ठीक है। यहां पे से अगर आप देखते हो तो करंट यहां से निकला सपोज ए टर्मिनल में से, बाद में ये जंक्शन में से करंट डिवाइड होगी R1 R2, यानी कि जब भी करंट डिवाइड होता है तो दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट किए होते हैं, पैरेलल में। तो यहां का अगर R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट यानी क्या, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको मालूम है पैरेलल कनेक्शन में क्या बोलते थे हम, ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन दोनों रेजिस्टेंस का, नीचे की साइड क्या कर देते हम, नीचे की साइड एडिशन कर देते थे। तो ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू R2, नीचे की साइड एडिशन R1 प्लस R2। तो ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, जिसमें R1 भी देके रखा है, R2 भी देके रखा है, तो इसका आंसर ओम्स में आएगा। ये Rn इधर रखो, ये Rn इधर रखो, IN का वैल्यू आपने ढूंढ लिया स्टेप 1 में, RL का वैल्यू देके रखा है, तो लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो बच्चों हमें एम्पियर में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट, ये सारी कहानी अगर 2-3 लाइन में अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट, इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट, if there are number of voltage sources and number of resistance sources, then convert the number of voltage sources into a single equivalent current source, which is known as Norton's equivalent source, and convert that all resistances into a single equivalent resistance, which is known as Norton equivalent resistance. Then connect both of this IN and RL in IN and RN in parallel, so that you can find out the current which is flowing to any resistance. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो वीडियो को करते हैं यहां ही समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो नॉर्टन्स थ्योरम है उसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि जिससे करके और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।